नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द अर्थाइश में। आज है 3 जून और हम हीट वेव पर प्रचलित एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने वो समझा था हीट वेव को कैसे परिभाषित करते हैं। तो चलिए इसी वीडियो के नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इस हीट वेव के क्या कारण हैं। जनरली फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी किसी स्थान का टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस तक यदि अधिक होता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। वहीं अगर तापमान नॉर्मल टेम्परेचर से 6.5 डिग्री या इससे अधिक ज़्यादा हो जाता है उसे सेवियर हीट वेव कहते हैं। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी की परिभाषा थी। ठीक है, हालांकि डिटेल में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहले इसके नेचुरल कारणों की बात करते हैं, हम प्राकृतिक कारणों की बात करते हैं कि हीट वेव क्यों क्रिएट होती है। इससे पहले हम लोग ये जाने, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो है जेट स्ट्रीम का। सिंपल शब्दों में कहें तो आप इस फिगर को देख सकते हैं यहाँ कि जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में यानी अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाला एक एयर सर्कुलेशन है, यानी कि वायु का संचरण है वो जो ऊपरी वायुमंडल में होता है, क्षोभ सीमा और समताप मंडल के बिल्कुल जस्ट पास में ही होता है। यानी जहाँ से समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होता है और जहाँ क्षोभ सीमा ख़त्म होती है उस सीमा पर चलता है। और विंटर टाइम में ये थोड़ा नीचे भी आ जाता है, क्षोभ सीमा तक भी आ जाता है। आप लोग जानते होंगे वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। जैसे इसको यहाँ तक, जैसे अगर हम ये सरफेस मान लें तो उसके बाद फिर यहाँ तक ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर की ये जहाँ तक ये ख़त्म होता है ये हम इसे ट्रोपोपॉज मान सकते हैं, मतलब जहाँ ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है तो यहाँ तक ये ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल दूसरी परत, पृथ्वी की सतह से दूसरी। फिर उसके बाद ये मध्यमंडल मेसोस्फीयर तीसरी परत। फिर उसके बाद ये चौथी परत आयनोस्फीयर। फिर उसके बाद ये 5वीं परत यानी लास्ट वाली परत एक्सोस्फीयर, ये बहिर्मंडल। ये 5 परतें होती हैं। तो ये जो जेट स्ट्रीम चलती है, वो जेट स्ट्रीम जैसे ये पृथ्वी की सतह, ये क्षोभमंडल की सीमा और इसके ऊपर फिर ये समताप मंडल। तो जेट स्ट्रीम चलती है वो यहाँ चलती है कम से कम, मतलब भूमध्य रेखा पर ये समझ लीजिए कि 15 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर या 18-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और जबकि ध्रुवों पर ये थोड़ी नीचे रहती है क्योंकि क्षोभ सीमा की ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है। ठीक है, तो ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम वो हैं जो ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं। जैसे कि इस फिगर में आपको रेड और येलो कलर से दिखाया गया होगा। ये रेड है तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में चल रही है, तो इसे पोलर जेट स्ट्रीम कहा गया है। हालांकि जेट स्ट्रीम एक लंबा टॉपिक है, हम कभी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे टाइप की जो जेट स्ट्रीम होती है वो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यानी ऐसी जेट स्ट्रीम जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चलती है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब उष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध का आउटर एरिया बोला जाता है, यानी जहाँ उष्ण कटिबंध खत्म होने वाला है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम होती तो कई प्रकार की, लेकिन फिलहाल समझने के लिए इतना समझिए। होता क्या है कि जैसे आपको यहाँ भारत के फिगर में 2 चीज़ें दिख रही होंगी। क्या कि जब विंटर जेट स्ट्रीम चलती है तो यानी शीत ऋतु में क्या होता है, जेट स्ट्रीम ये सब ट्रॉपिकल एरिया से इस भूमध्य रेखा की तरफ आ जाती है, भूमध्य रेखा की तरफ खिसकने लगती है शीत ऋतु में। उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होती है, विंटर सेशन होता है या विंटर सीजन होता है, तो ये नीचे खिसक आती है। यानी कुल मिलाकर अगर इंडिया के फिगर में देखें तो जनरली क्या होता है कि जनरली जैसे यहाँ चल रही हो, सामान्य रूप से गर्मियों में यहाँ चलती रहती है। ठीक है, जब जुलाई अगस्त आ जाता है तो इंडिया के ऊपर चलती है, हिमालय के उस पार। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आती है इंडिया में तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिमालय से टकराने के कारण, एक तो हिमालय के उत्तर में चलती रहती है और एक हिमालय के दक्षिण में गंगा की घाटी से चलती रहती है। तो ये विंटर जेट स्ट्रीम हमारे यहाँ आ जाती है तभी शीत लहर भी आती हैं। तो इस जेट स्ट्रीम का इंडिया से बहुत बड़ा कनेक्शन है, जेट स्ट्रीम का मानसून से भी कनेक्शन है। हम लोग एक बार इकट्ठा देखेंगे इन सबको, लेकिन फिलहाल हीट वेव को समझने के लिए आप इतना समझिए। होता क्या है कि ये जेट स्ट्रीम आ तो जाती है जल्दी से, शीत ऋतु में जल्दी आ तो जाती है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे ये जाती नहीं है, ऊपर की ओर खिसकती नहीं है। जबकि वास्तव में इसे खिसक कहाँ जाना चाहिए, गर्मियाँ आ गई तो ऊपर खिसक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चलती कैसे है, सूर्य के हिसाब से। अगर सूर्य जिधर होगा उस तरफ जेट स्ट्रीम नहीं जाएगी। अब सूर्य कहाँ चला जाएगा, अब सूर्य फिलहाल
कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को लंबवत चमकने वाला है। इसका मतलब है कि सूर्य कहाँ चला गया है, सूर्य आ गया है इस साइड की तरफ, यानी भूमध्य रेखा यहाँ है अगर 0 डिग्री तो सूर्य इस साइड आ रहा है, तो ट्रॉपिकल इस जेट स्ट्रीम को और खिसक जाना चाहिए, हिमालय के पार चले जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं गई। तो इसका होगा क्या, इसका होता यह है कि ऊपरी वायुमंडल में, यानी धरातल से कम 8-10 किलोमीटर या कहो क्षोभ सीमा और समताप मंडल के पास आसपास ऊपरी वायुमंडल में हवाएं तो बहुत तेज चलेंगी, और ये जेट स्ट्रीम की हवाएं काफ़ी ठंडी होती हैं। तो अब देखो ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही है, नीचे से हवाएं कितनी भी गर्म होकर के जाएं, लेकिन उनका कंडेंसेशन या संघनन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से जेट स्ट्रीम ने ढक्कन जैसा लगा रखा है, जेट स्ट्रीम इन हवाओं को ऊपर नहीं जाने देगी भारत में। क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम गर्मियों में उधर खिसक जानी चाहिए, लेकिन नॉर्मली खिसकती नहीं है। जेट स्ट्रीम जाड़ों में बहुत जल्दी इंडिया में आ जाती है, लेकिन गर्मियों में बहुत धीमे धीमे खिसकती है। तो अगर जेट स्ट्रीम बनी रहेगी तो इंडिया की भूमि कितनी भी गर्म हो जाए, वायु ऊपर कितनी भी चले जाए कन्वेक्शनल करंट के रूप में, लेकिन जेट स्ट्रीम के ऊपर होने के कारण वो क्या होती है कि और ऊपर नहीं जा पाती। जैसे आप इस फिगर में देखें, होगा क्या कि वायु गर्म होती रहेगी, वायु गर्म होकर के ऊपर उठती रहेगी, लेकिन ये वायु ऊपर उठ के और संघनित नहीं हो पाती है, कंडेंसेशन इसका नहीं होता है, संघनन नहीं होगा जब तक वर्षा नहीं होगी। तो क्या होती है कि ये गर्म वायु इस जेट स्ट्रीम से टकरा करके फिर से नीचे आ जाती है। जब फिर से नीचे आ जाएगी तो क्या होगा, वायु नीचे उतरेगी, इसका मतलब धरातल पर हाई प्रेशर बन जाएगा, यानी लो प्रेशर वहाँ तो लो प्रेशर रहेगा जहाँ से हवा उठ रही है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में हाई प्रेशर बन जाएगा। अब गर्म हवा नीचे से गई, गर्म ही ऊपर से आ गई। वैसे तो आना चाहिए से बारिश के रूप में, लेकिन ऊपर जेट स्ट्रीम है, तो जेट स्ट्रीम है इंडिया के मैदानों पर और गंगा के मैदानों पर, तो क्या होगा, ऊपर हाई प्रेशर बना हुआ है, तो ऊपर से हवा टकरा करके नीचे आ जाएगी। जब हवा नीचे उतरती है तो हाई प्रेशर बनता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, प्रतिचक्रवाती दशा। चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में केंद्र में बहुत लो प्रेशर होता है और हवाएं केंद्र की ओर जाती हैं, जैसे ऐसे जाएं, केंद्र की ओर आती हैं हवाएं, ठीक है, सिंपल अभी समझिए। लेकिन प्रतिचक्रवात में हवाएं क्या होती हैं, प्रतिचक्रवात में एक केंद्र में हाई प्रेशर होता है और वहाँ से हवाएं दूर भागती हैं प्रतिचक्रवात दशा में, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में। चूंकि वायुमंडल में ये हो क्या रहा है, वायुमंडल में जेट स्ट्रीम के कारण ऊपर से हवा नीचे उतर रही है, तो जहाँ उतर रही होगी वहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा, तो हवाएं इधर जाएगी। गर्म वायु ऊपर से गई, ऊपर से गर्म वायु ही आ गई, तो क्या होगा, कुल मिलाकर के हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक तो कारण यह है, यानी पहला कारण क्या था कि जो शिफ्टिंग ऑफ जेट स्ट्रीम और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है वो कारण बनती भारत में हीट वेव का। हम एक बार इसे शब्द से पढ़ लेते हैं। जेट स्ट्रीम फॉलो द सन, जनरली जेट स्ट्रीम सूर्य को फॉलो करते हैं, हम लोगों ने देखा, ठीक है। और एक बात क्या है कि जाड़ों में जो मौसम चेंज होता है वो जल्दी हो जाता है, लेकिन गर्मियों में जो वेदर की चेंजिंग रेट है वो बहुत धीमे धीमे होती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम को एक्चुअल में चला जाना चाहिए हिमालय के उस पार इंडिया में गर्मियों में, लेकिन नहीं गई। तो हवाएं ऊपर उठने के कारण ऊपर तो उठी, लेकिन वो संघनित नहीं हो पाई, कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, वर्षा तो होगी नहीं, वो हवा ऊपर टकरा करके इकट्ठी होती रहेगी जेट स्ट्रीम के नीचे ही, फिर वो नीचे आ जाएगी गर्म की गर्म, तो हाई प्रेशर बन जाएगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाएगी सरफेस पे इंडिया में, तो क्या होगा, वो गर्म हवाएं ही चलती रहेंगी, ठीक है। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट यही होता है कि सरफेस पर एक हीट का बिल्डअप बन जाता है, जो फिर बाद में अंत में क्या होता है, अंत में वो हीट वेव के रूप में चलने लगता है। ये जनरली जेट स्ट्रीम के फिगर हैं, हम लोग कभी जेट स्ट्रीम और देखेंगे। दूसरा कारण है हॉट लोकल विंड, जैसे कि लू है। लू क्या होती है, लू पाकिस्तान, ईरान और थार के डेजर्ट में बनती है। लू गर्मियों के महीने में जो क्या होती है, जो भारत में पूर्व की तरफ बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है इंडिया में लू, और ये मई और जून के महीने में बहती है। जैसे यहाँ बन रही हो, अगर हम यहाँ देखें तो ये इस जगह पे बनती है, इस पाकिस्तान, ईरान और अरब के डेजर्ट से बनते हुए आती है, और थार के डेजर्ट तक ये ऐसे बहती है, इंडिया में पूरब की तरफ बहती है। नक्शा छोटा है थोड़ा, इसलिए आप एडजस्टमेंट कीजिए, ठीक है, पूरब की तरफ बहती है।
तो इससे क्या होता है कि ये शुष्क हवाएं होती हैं, धूल भरी होती है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है इसमें नमी तो होती नहीं है, नमी नहीं होती है तो क्या होगा, तापमान और ज़्यादा बढ़ जाएगा एरिया का। जब तापमान और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो होगा क्या, हमको लगेगा कि एकदम हीट वेव जैसी स्थिति होगी। तो ये भी लोकल विंड जो है लू, ये भी हीट वेव स्थिति उत्पन्न करने में सहायक होती है भारत में, क्योंकि इसका टेम्परेचर लगभग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और वैसे भी हम लोगों ने क्या देखा था, एक परिभाषा के दूसरे सेक्शन में हमने देखा था कि जब भी किसी स्थान का तापमान अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब भी हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि इसका तो तापमान ही 45 से 50 होता है। अगर ये ज़्यादा समय तक चलती रहेगी तो किसी भी स्थान का तापमान अपने बराबर कर लेगी। ठीक, दूसरा फैक्टर है, एक तीसरा फैक्टर हम बोल सकते हैं प्राकृतिक कारणों में। एक तो था शिफ्टिंग ऑफ जेट स्ट्रिंग और एंटी साइक्लिक कंडीशन, दूसरी थी लोकल विंड लू, तीसरा है एल नीनो। एल नीनो क्या है, एल नीनो के कारण आप सिंपल समझिए, एल नीनो है तो बहुत बड़ी परिघटना, वैसे तो 2 लाइन में समझाना उचित नहीं है, लेकिन फिर हम कभी डिटेल में इसे देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि एल नीनो के कारण पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है, एल नीनो के कारण। और जब एल नीनो के कारण तापमान बढ़ता है, एल नीनो के कारण जब तापमान बढ़ेगा तो आप इसे ऐसे यहाँ से कनेक्ट करने के सोचो, जैसे ये है पूर्वी प्रशांत महासागर, यहाँ पेरू के तट पर, ये है पेरू, यहाँ पेरू के तट पर क्या होता है कि एल नीनो आती है तो यहाँ तापमान ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तापमान ज़्यादा हो जाता है तो होता यह है कि इस पैसिफिक ओशन का जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है तो इसके क्या होता है, इसके मतलब ये होता है कि हिंद महासागर भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। हिंद महासागर गर्म हो जाएगा। अब सोचो, जनरली हवाएं चलती हैं कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इंडिया में ऑलरेडी गर्मी पड़ रही है, लो प्रेशर बन रहा है इंडिया की ज़मीन पर, लैंड पर, ठीक है। अब हवाओं को तेज़ चलने के लिए ज़रूरी है कि इस हिंद महासागर में या अरब सागर में क्या होना चाहिए, अरब सागर में हाई प्रेशर होना चाहिए। लेकिन एल नीनो के कारण होता क्या है, एल नीनो के कारण हिंद महासागर का तापमान भी बढ़ जाता है। अब जब तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर तो कम होगा, इसका मतलब है कि हिंद महासागर में उतना हाई प्रेशर नहीं बन पाता, क्योंकि लो प्रेशर बन जाता है तापमान के कारण, उतना हाई प्रेशर नहीं बनता जितना नॉर्मली बनना चाहिए। जब नहीं बनता तो इससे हवाएं इंडिया की तरफ जा नहीं पाती हैं, मानसून की हवाएं बहुत कम जाती हैं या आर्द्रता वाली हवाएं नहीं जा पाती। जब नहीं जा पाएंगी तो वर्षा नहीं होगी। इसका मतलब है कि जब हिंद महासागर, एल नीनो के कारण हिंद महासागर भी गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण हिंद महासागर का तापमान ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हर जगह, दोनों इंडिया में भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ तो है ही है, यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हवाएं चलेंगी नहीं। अगर हम हिंद महासागर गर्म नहीं होता तब तो हवाएं चलती, क्योंकि हिंद महासागर में फिर हाई प्रेशर होता, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में विपरीत रिलेशन है। यहाँ जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो टेम्परेचर इंडियन ओशन का थोड़ा सा बढ़ जाता है एल नीनो के कारण। जब बढ़ जाता है तो हाई प्रेशर उतना नहीं बन पाता जितना बन जाना चाहिए। तो होता क्या है कि इंडिया के लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहुत तेज़ी से नहीं चल पाती हैं। जब बहुत तेज़ी से नहीं चल पाती हैं तो फिर दिक्कत वाली स्थिति होती है। क्या होता है कि फिर नम हवाएं भारत में नहीं चल पाती हैं, वेट विंड नहीं चलती हैं, तो इसके कारण क्या है, उसके कारण तापमान अधिक दिखता है। और एल नीनो तो ये थी कंडीशन, हिंद महासागर का तापमान बढ़ा देती है, भारत में मानसून कमज़ोर कर देती है। कमज़ोर मानसून हो जाएगा तो हीट वेव हमको और भी फील होती है। लानीना एल नीनो की विपरीत स्थिति है। लानीना क्या है, लानीना में नॉर्मल स्थिति रहती है। जब लानीना रहता है तो मानसून कमज़ोर नहीं रहता है, मानसून ज़बरदस्त होता है जब लानीना की कंडीशन होती है। तो क्या है एल नीनो, लानीना हम लोग डिटेल में देखेंगे कभी, लेकिन फिलहाल कारणों में इतना ही समझ सकते हैं। जब लानीना मजबूत रहेगा तो हीट वेव भारत में कम आती हैं, ये बात ध्यान रखें। जब एल नीनो मजबूत रहता है तो हीट वेव ज़्यादा आती हैं। और क्या है, और ये भी देखा गया है रिसर्च में कि जो टेम्परेचर है इंडियन ओशियन का वो अन्य महासागरों की तुलना में ज़्यादा बढ़ रहा है। जब इंडियन ओशियन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो मान के चलिए कि ये इंडिया है, यह इंडिया है, ये इंडियन ओशियन है। जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, आप ऐसे समझिए एक बात, नॉर्मली यहाँ हाई प्रेशर होना चाहिए ना भाई, और यहाँ तो लो प्रेशर हो ही जाएगा। गर्मियों में गर्मी के कारण धरती इतनी तपती है कि लो प्रेशर हो जाता है, हवा ऊपर उठ जाती है, तब तो हवाएं नॉर्मली चलती हैं। लेकिन अगर ये हिंद महासागर अपने आप ही गर्म होने लगे, तो अपने आप ही गर्म होने लगेगा, तो इससे क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर, यानी हिंद महासागर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा तो इसका मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हिंद महासागर में हाई प्रेशर की स्थिति नहीं बनेगी। जब नहीं बन पाएगी तो इंडियन ओशियन में
इंडियन ओशियन से भारतीय महाद्वीप की ओर हवाएं कम चलेंगी। तो ऐसा देखा गया रिसर्च में कि एल नीनो लानिनो की बात छोड़ो, सिंपली इंडियन ओशियन अन्य महासागरों की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जब तेज़ी से गर्म हो रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडियन ओशियन का आकार एक तो वैसे भी छोटा है, तो और आसपास के देशों से काफ़ी तरह घिरा हुआ है। बाकी ओशियन काफ़ी खुले हैं, जबकि इंडियन ओशियन काफ़ी एनक्लोज टाइप का है, बंद महासागर जैसा है। उत्तर से तो बिल्कुल टोटली बंद ही है, आर्कटिक महासागर से उसका कोई संबंध नहीं है, तो ठंडा जल भी नहीं आ पाता। इसलिए इंडियन ओशियन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जब तेज़ी से बढ़ रहा है तो हाई प्रेशर का विकास उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इंडियन ओशन में भी लो प्रेशर जैसी स्थिति बन जाती है। अब इंडियन ओशन में भी लो प्रेशर, अब इंडिया में भी लो प्रेशर, तो हवाएं कैसे चलेंगी? जबकि यहाँ तो हाई प्रेशर बनना चाहिए ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ने के कारण मानसून की आर्द्रता भरी हवाएं चलती नहीं हैं, या मानसून से पहले आर्द्रता हवाएं जो ह्यूमिडिटी वाली हवाएं होती हैं वो चलती नहीं हैं। जब नहीं चलेंगी तो बारिश नहीं होगी, तो तापमान ठंडा कैसे होगा? ठीक है। अन्य कारण क्या है जो मानव जनित कारण हम लोग इनको बोल सकते हैं? तो वो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव जनित कारण। हमने क्या किया है? हमने जंगलों को काट दिया, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। उससे क्या हुआ? तापमान बढ़ ही रहा है। अब तापमान बढ़ रहा है तो इंडियन ओशन को भी इफेक्ट कर रहा है। हीट आइलैंड इफेक्ट भी क्रिएट हो रहे हैं, यानी हमारे नगरों का तापमान काफ़ी बढ़ जा रहा है, तो उसका प्रभाव इंडियन ओशन पर पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा का सारा संचालन चीज़ें इंडियन ओशन से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। क्योंकि अगर इंडियन ओशन गर्म हुआ तो आपकी खैर नहीं है, फिर बारिश नहीं आने वाली तुरंत। और क्या है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसे कारण हैं। डिफॉरेस्टेशन हुआ, हीट आइलैंड इफेक्ट हुआ, यानी नगरों का प्रदूषण हुआ या औद्योगिक प्रदूषण हुआ। इन सब के कारण हिंद महासागर के क्षेत्र का आसपास का तापमान ही बढ़ जाता है। तो जबकि होना कंडीशन ये चाहिए कि हिंद महासागर का तापमान कम हो और भारतीय महाद्वीप का ज़्यादा हो। नॉर्मली होता तो है, लेकिन अब फिलहाल कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि हिंद महासागर का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग मानवीय गतिविधियों के कारण भी बढ़ रहा है। तो इस कारण ऐसा हो रहा है कि आर्द्रता भरी हवाएं जो वर्षा करा सकती भारत में, वो नहीं चल पाती हिंद महासागर से। ठीक, तो हम लोग आज इसके देखा कि इसके क्या कारण थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।